Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shreya Rajan. Today we are going to continue with chapter Advent of Europeans. हमने फ्रेंच को देखा था लास्ट लेक्चर में. आज हम देखने वाले हैं डेन्स को. तो डेन्स के बारे में ज़्यादा कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1616 में. इन्होंने अपनी फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश की थी ट्रैंके बार में. दैट वाज नियर तंजौर. और जब हम तंजौर की बात कर रहे हैं तो ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये आपको याद रखना है ऑब्वियसली, राइट. 1620 में उनकी फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई थी ट्रैंकेबा में. अगर आप इनका प्रिंसिपल सेटलमेंट देखें तो दैट वाज इन सीरमपुर. सीरमपुर कहाँ पे है? कैलकाटा के पास है. तो अगेन ईस्टर्न कोस्ट की बात हो रही है, राइट. डैनिश फैक्ट्रीज जो है वो उस वक्त जो इम्पोर्टेंट नहीं थी उन्हें बेच दिया गया था इन 1845. किसको बेचा था इन्होंने? टू ब्रिटिश, राइट. अगर आप ध्यान से डैनिश हिस्ट्री इन इंडिया पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि जो डैनिश हैं, जो डेन्स हैं, वो दे वो बेटर नोन फॉर देयर मिशनरी एक्टिविटीज रादर देन कमर्शियल एक्टिविटीज इन इंडिया. सो दैट इज इट. डेन्स के बारे में इतना ही दिया हुआ है आपकी स्पेक्ट्रम में, सो वी विल नॉट गो फर्दर. बट आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि वाई द इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर्स इन इंडिया. इंपॉर्टेंट है आपकी प्री के लिए भी एज वेल एज मीन्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ट्रेडिंग कंपनी एक इंपॉर्टेंट रीजन था व्हाई इंग्लिश कुड सक्सीड इन इंडिया अगेंस्ट अदर पावर्स. जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एमैल्गमेशन से बनी थी. सेवरल राइवल कंपनीज जो थी ब्रिटेन में, उनके एमैल्गमेशन से बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है. और इसको कंट्रोल करते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये एनुअली इलेक्ट होते थे. जो शेयर होल्डर्स थे कंपनी के, उनका भी कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस था क्योंकि उनके वोट्स मैटर करते थे. ऑल्सो इन शेयर होल्डर्स के वोट्स खरीदे जा सकते थे, सेल किए जा सकते थे. कैसे? बाय द परचेज ऑफ शेयर्स के माध्यम से इनके वोट्स खरीदे या बेचे जा सकते थे. अगर आप ट्रेडिंग कंपनीज की बात करें फ्रांस और पोर्चुगल में तो आपको पता चलेगा दे वर लार्जली ओन्ड बाय स्टेट, देयरफॉर दे हैड अ वेरी फ्यूडलिस्टिक कैरेक्टर. तो फ्रेंच और पोर्चुगल कंपनीज की अगर आप बात करो तो बहुत फ्यूडलिस्टिक थे. जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें फ्रेंच कंपनी का, तो जो मोनार्क हैं उन्होंने 60% ऑफ द शेयर्स जो है वो कंपनी के अपने पास रखे हुए थे. जो फ्रेंच कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो भी नॉमिनेट मोनार्क ही करते थे, राइट. शेयर होल्डर्स जो है वो बहुत कम इंटरेस्ट लेते थे कंपनी की प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जहां पे ऐसा सेटअप है जब मोर देन 60% ऑफ द शेयर्स है वो मोनार्क के पास है, स्टेट ने गारंटी किया हुआ था डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स. अगर एक गारंटी डिविडेंड मिल रहा है शेयर होल्डर्स को तो उनका जो जील है टू प्रमोट प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी वो ऑब्वियसली कम हो जाता है, क्योंकि शेयर्ड क्योंकि आपको फिक्स्ड डिविडेंड मिल रहा है तो आपका जील कम हो रहा है, आपके पास वो मोटिवेशन ही नहीं है. अगर हम नेवल सुपीरियोरिटी की बात करें, राइट, तो रॉयल नेवी जो थी ब्रिटेन की वो लार्जेस्ट थी, ये आपको पता है, सबसे एडवांस्ड थी अपने टाइम के हिसाब से. स्पैनिश अर्मेडा के अगेंस्ट जो उनकी विक्ट्री थी इन फ्रांस, ठीक है, प्लेस ट्रफलगर, इसकी वजह से जो रॉयल नेवी है एट द पीक ऑफ यूरोपियन नेवल फोर्सेस थी. आप बोल सकते हो इंडिया में भी यू सी कि जो ब्रिटिश हैं they were able to defeat the Portuguese, the French due to strong and fast movement of naval ships. उनकी जो naval ships थी वो strong थी, fast moving थी. आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि हमने पोर्चुगीज के बारे में भी, उनकी नेवल स्ट्रेंथ के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, और ये डेड्यूस करना आसान है और बहुत सही है कि जो एक्चुअली में ब्रिटेन की नेवी थी उन्होंने इंस्पिरेशन पोर्चुगीज नेवी से ही ली थी. पोर्चुगीज को देखकर उन्हें समझ में आ गया था टू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर एरियाज यू नीड अ स्ट्रॉन्ग एडवांस्ड नेवल पावर, और उन्होंने वही किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया.
ऑफकोर्स इसको एड करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ब्रिटेन के पास था, वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अर्ली 18th सेंचुरी में ही इंग्लैंड में आप देखेंगे कि जो इन्वेंशन है न्यू मशीन्स ही हो गए, लाइक स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, पावर लूम्स। इसलिए प्रोडक्शन जो है इस फील्ड में आप देखेंगे बहुत मैकेनाइजेशन की वजह से प्रोडक्शन जो है एनहांस होता है, आपको पता ही है ये बात। वही हुआ टेक्सटाइल्स, मेटलर्जी, स्टीम पावर, एग्रीकल्चर, इन सब में प्रोडक्शन जो है वो एक्सट्रीमली इम्प्रूव हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है बाकी के कंट्रीज में, बाकी की जो यूरोपियन नेशंस हैं वहां पर लेट पहुंची, और इस वजह से ब्रिटेन को काफी टाइम मिला कि वो अपनी हेजेमनी जो है वो मेंटेन रख पाए। राइट, मिलिट्री स्किल्स एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, मिलिट्री स्किल्स और उनकी डिसिप्लिन की बात करते हैं। आप देखेंगे कि ब्रिटिश सोल्जर्स जो हैं वो एक्सट्रीमली डिसिप्लिन थे, वेल ट्रेन्ड थे। उनके जो कमांडर्स थे वो स्ट्रेटेजिस्ट्स थे। राइट, कमांडर होना एक अलग बात है, बट स्ट्रेटेजिस्ट होना एक अलग बात है। न्यू टैक्टिक्स को वॉरफेयर में लाना अलग बात है, प्लानिंग अच्छे से करना अलग बात है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का यूज करना अलग बात है। राइट, इसकी वजह से उनकी जो मिलिट्री पावर थी वो वेल इक्विप्ड थी। आप देखेंगे कि इन सेवरल सिचुएशंस, हम अभी आगे जो चैप्टर करने वाले हैं उसमें भी देखने वाले हैं, इसके पहले भी आप देख चुके हैं कि उनकी एक स्मॉल आर्मी जो वेल ऑर्गेनाइज थी, वेल इक्विप्ड थी, उन्होंने कैसे बड़ी बड़ी आर्मीज जो कि अनऑर्गेनाइज थी उनको हरा दिया। राइट, स्टेबल गवर्नमेंट उनका एक और प्लस फैक्टर था। अगर आप ग्लोरियस रेवोल्यूशन को हटा दे 1688 के, तो आप देखेंगे मोर और लेस ब्रिटेन ने जो है स्टेबल गवर्नमेंट ही फेस किया है, एफिशिएंट मोनार्क्स रहे हैं उनके। अदर नेशंस की आप बात करो, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही, आपको पता ही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो वायलेंट था। उसके बाद नेपोलियनिक वॉर्स थे जो वायलेंट थे। उनका डिफीट जब हुआ 1815 में नेपोलियन का, तो वो सिग्निफिकेंटली वीकर पोजीशन में आ गई फ्रांस। राइट, इटालियंस को अगर आप देखें तो उनकी जो नेशन है यूनाइट होकर 1861 तक बनी। डच एंड स्पेन की अब बात करें तो 80 ईयर का वॉर चला उनका इन द 17th सेंचुरी, और पोर्चुगीज का इसी वजह से इंपीरियलिज्म जो है वो वीक हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर आप बात करें तो वो बैंकरप्सी फेस कर रहे थे। ठीक है, तो डच के साथ ये हो रहा था कि वो बैंकरप्सी भी फेस कर रहे हैं, उनका रेवोल्यूशन भी चल रहा है 1800 से लेके 1830 के आसपास, और इस वजह से दे हैड टू सेल देयर पोजीशंस टू ब्रिटेन एंड क्विट एशिया। उन्होंने अराउंड 1845 में अपने जो पोजीशंस हैं वो ब्रिटेन को सेल कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि सोशियो रिलीजियस एस्पेक्ट है ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटेन इन इंडिया, वो था लेसर ज़ील फॉर रिलीजन। आप ये बोल सकते हो कि जो ब्रिटेन है उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स थे, आप ये भी बोल सकते हो कि उनके कमर्शियल इंटरेस्ट थे, बट वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया व्हेन यू कंपेयर देम विथ स्पेन, पोर्चुगल और डच। पोर्चुगीज के बारे में तो हमने पढ़ा ही है ना कि कैसे दे वांटेड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी नॉट जस्ट इन इंडिया बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। राइट, सो ऑब्वियसली अगर जील नहीं है टू स्प्रेड अ डिफरेंट रिलीजन, तो ऑब्वियसली सोसाइटी को ब्रिटिश जो है वो मोर एक्सेप्टेबल लगे। ठीक है, उनकी रूल मोर एक्सेप्टेबल लगी, क्योंकि वो एक तरीके से सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। यूज ऑफ डेट मार्केट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट important and innovative reasons why Britain succeeded in India. मिड 18 से लेके 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। यूरोपियन नेशंस जो हैं वो गिर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है टू फंड देयर वॉर्स, लेकिन वर्ल्ड का फर्स्ट सेंट्रल बैंक बनता है। कहां पे बनता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। क्यों बनता है? ये इसलिए एस्टैब्लिश किया जाता है ताकि ये गवर्नमेंट डेट जो है वो सेल करे। कहां पे सेल करे? ये मनी मार्केट में सेल करे। ठीक है, किस प्रॉमिस पे सेल करे? अ डिसेंट रिटर्न। कब मिलेगा रिटर्न? जब ब्रिटेन जो है
वो अपनी जो राइवल्स हैं उन्हें डिफीट कर देगा। इसलिए ब्रिटेन के पास ज्यादा पैसे थे टू स्पेंड ऑन देयर मिलिट्री दैन इट्स राइवल्स, राइट। इसकी वजह से ये जो इनोवेशन ब्रिटेन ने किया, इस वजह से उनके पास ज्यादा पैसे थे, दे हैड द एजेंसी टू फंड देयर वॉर्स। वेर एज अगर आप बाकियों की बात करें, आर्काइक उनके मेथड्स थे ऑफ मनी, राइट। स्पेशली अगर आप फ्रांस की बात करें अंडर नेपोलियन, तो वो तो बैंकरप्ट हो गए थे, क्योंकि उनके जो पैसे रेस करने के मेथड्स थे वो बहुत ही आउटडेटेड थे। तो एक टाइम के बाद जब पैसे रेज नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई भी वॉर को फंड करना किसी भी नेशन के लिए आसान नहीं है। इसको आप अब जियो पॉलिटिक्स में अगर लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर सोर्स ऑफ मनी, सोर्स ऑफ फंड्स रुक जाते हैं, तो कोई भी वॉर जो है वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकती। कोई ना कोई हार ही जाएगा जहाँ पे पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, राइट। तो ये कुछ रीजंस थे वाई यू सी कि जो इंग्लिश है दे सक्सीडेड इन इंडिया, राइट। एक छोटी चीज और हम पढ़ते हैं, दिस इज गिवन इन योर स्पेक्ट्रम एज वेल, बट हम देखते हैं। गुड्स एंड ट्रेड्स की बात करते हैं हम इनिशियली। यूरोपियन ट्रैवलर्स एंड ट्रेडर्स जो इंडिया आए, वो उन्होंने बात की है, जो उनके अकाउंट्स हैं आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पोर्ट टाउन्स लाइक सूरत की उन्होंने बात की है, इंट्रिकेट स्टेप्स की उन्होंने बात की है जो बनाए, जो फैब्रिक्स बनाने में लगते थे, राइट। कलेक्टिवली इन्हें इंडियन बोला जाता था, ठीक है। ग्रेट डिमांड वाज देयर फॉर कॉटन लॉन्ग क्लॉथ, ठीक है। दिस वाज अराउंड 35 से लेके 50 मीटर्स इन लेंथ होते थे ये कॉटन लॉन्ग क्लॉथ्स। सैलमपोज स्टेपल कॉटन क्लॉथ जो है। मोरीज की अगर आप बात करें तो ये सुपीरियर कॉटन क्लॉथ था, राइट। इसके अलावा फैब्रिक्स वेयर पेंटेड क्लॉथ एंड प्रिंट्स लाइक सिल्क एंड डाइज। ये सब जो डिमांड है सिर्फ यूरोप में ही नहीं थी, बट अदर पार्ट्स ऑफ एशिया में भी थी। यूरोपियंस के आने के पहले भी जो इंडियंस हैं वो ट्रेड कर रहे थे अपने टेक्सटाइल्स में, चाइना, जापान, इंडोनेशियन आर्किपेलागो। यहाँ पे जो इंडियन कॉटन है वो बहुत पॉपुलर था, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो स्ट्रॉन्ग था, लाइट वेट था, इसलिए वहाँ पे बहुत इट वाज फेमस, इट वाज पॉपुलर। जब डच, इंग्लिश और फ्रेंच ने एक्वायर किया मटेरियल फ्रॉम इंडिया, वो इसे सिर्फ अपने ही घर नहीं लेके जा रहे थे, दे वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टिंग इट टू मलक्का, जावा, टू अर्न मोर, राइट। 18th सेंचुरी तक आप देखेंगे कि कलर्ड, पैटर्न्ड हैंडकरचिफ के बारे में, ठीक है। ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप थी फ्रेंच की, ओके। ये इंपॉर्टेंट बताना मेरे लिए नहीं था, मुझे आपको बताना था मोरीज के बारे में जो कि सुपीरियर क्वालिटी कॉटन है, सैलमपोर के बारे में, और आपको ये बताने में जो कॉटन है इंडिया का और टेक्सटाइल था वो बहुत फेमस था। इवन बिफोर यूरोपियंस केम, इंडिया यूज्ड टू ट्रेड इन दीज। बट मेरे लिए आपको आगे की चीज है जो इंपॉर्टेंट है बताना। यहां पे हम एंट्री देखते हैं ट्रेड इन स्लेव्स की, राइट। जनरली हम ये मानते हैं कि जो स्लेव ट्रेड है ये यूरोप, अफ्रीका और जो अमेरिका है यानी कि न्यू वर्ल्ड, उससे कंसर्न्ड है। बट ये जो फैक्ट है ये इग्नोर कर देता है कि ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया हेल्प्ड टू सस्टेन स्लेवरी। आपको समझना पड़ेगा कि यूरोप एंड एशिया के बीच में जो ट्रेड होता था ये हेल्प करता था टू सस्टेन स्लेव ट्रेड।
इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो, बट ये हिंट है जो मैं आपको बता रही हूं। ओके, फ्रेंच शिप्स जो थे took European goods to Asia, where they acquired shells and Indian textiles that were highly valued in Africa, West Africa basically, right? Traders exchanged these goods in Africa for slaves who were sent to French colonies in America, right? क्या बोला मैंने, आप समझ रहे हो कि कैसे ट्रेड यहां पे चल रहा है? आप देखोगे जो फ्रेंच शिप्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो एशिया से लेकर जा रही हैं काउरी शेल्स, इंडियन टेक्सटाइल्स। ठीक है, ओके। कहां पर लेकर जा रही हैं? ये चीजें फेमस है वेस्ट अफ्रीका में। ओके, और इसके बजाय इनको मिल रहे हैं स्लेव्स। इनको फर्दर ले जाया जा रहा है टू फ्रेंच कॉलोनीज इन स्लेव्स को। कहां पे? इन अमेरिका। ठीक है, और अमेरिका से इनको क्या मिल रहा है? शुगर एंड ऑफ कोर्स अदर गुड्स ऑल्सो, बट शुगर वॉज इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो कि कैसे एशिया को आप बाहर नहीं रख सकते व्हेन यू टॉक अबाउट स्लेवरी, क्योंकि एक तरीके से जो एशिया के साथ ट्रेड है वो सस्टेन कर रहा था स्लेव ट्रेड को, जो कि वेस्ट अफ्रीका से जा रहा था, राइट? इतना क्लियर है? दैट्स इट। आपको एक और चीज मैं बता देती हूँ कि व्हेन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इंडिया, दे एंटर्ड एन ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश कॉम्प्लेक्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ये तो आपको पता ही है, राइट? ऑलरेडी यहाँ पे इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ प्रोडक्शन, नेगोशिएशन, डिलीवरी, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। लार्ज कमर्शियल फ्लीट्स जो है वो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश थे, प्रॉस्परस थे शोर बेस्ड बिजनेसेस में, राइट? इंडियन मर्चेंट्स इनको चलाते थे। वीवर्स और मर्चेंट्स जो हैं वो फ्राइट ऑपरेशंस, ब्रोकर्स सब एक साथ काम करते थे, एक्सपोर्टर्स एंड शिप ओनर्स। ये जो एजेंट्स हैं इन्हें काम करना होता था, इन्हें नेगोशिएट करना होता था लोकल ऑफिशियल्स के साथ, ताकि उन्हें कमर्शियल प्रिविलेजेस मिले। तो जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं उन्हें ये वेल एस्टैब्लिश रूल्स जो हैं वो लर्न करने पड़े, और जो इंडिजिनियस एनवॉयज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना पड़ा। आप देखेंगे कि जो फैक्ट्रीज हैं ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग ग्रुप्स वो सब प्रैक्टिकली एक ही पोजीशन में आपको नजर आएंगी, राइट? At the peak of Indian trade, the demand for Indian goods exceeded the supply by weavers and other artisans. Even so, there was no serious rivalry initially. But अब डच की बात करें, इंग्लिश की बात करें और फ्रेंच की बात करें तो ये एक दूसरे के साथ काफी कंपेटिटिव हो गई। और आपको पता ही है कि जो इंग्लिश है वो बेटर फंडेड थे, उनके पास लोकल जो बिजनेसेस थे उनके साथ ज़्यादा अच्छे से बात कर पाते थे, प्रैक्टिस कर पा रहे थे कस्टम, ज़्यादा कुछ उनका रिलीजियस जील था नहीं, तो घुल मिल पा रहे थे, वो जूरिसडिक्शन को समझ पा रहे थे, और ऑफ कोर्स वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बना पा रहे थे, फिर कंसोलिडेट कर पा रहे थे अपनी पावर को इंडिया में, राइट? इतना क्लियर हो गया? दिस चैप्टर इज डन विथ, वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि होगा India on the eve of conquest, right? Till then, all the best.